हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। हमने कल डेफिनेशंस को ख़त्म कर लिया था और आज हमें सेक्शन 3 से स्टार्ट करना है विच डील्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सेज अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो मतलब अगर किसी लॉ में मैजिस्ट्रेट वर्ड को रेफ़र किया गया है बट उसके साथ क्वालिफाइंग वर्ड्स नहीं लिखे। कौन सी क्वालिफाइंग वर्ड्स? ये बताते हैं कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, कोई भी लॉ है, चाहे वो हमारा ये संहिता है या कोई स्पेशल और लोकल लॉ है, उसमें वर्ड लिखा है कि मैजिस्ट्रेट, लेकिन उसके साथ ये नहीं लिखा कि मैजिस्ट्रेट कौन सा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो फिर हम उस वर्ड मैजिस्ट्रेट को कौन सा मतलब देंगे? ओके, तो फिर ये बताता है कि इन रिलेशन टू एन एरिया कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एज द केस में बी एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन सच एरिया। ठीक है, तो अगर तो आपकी जो लॉ है उसने बता दिया कि जो मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है, बट अगर मैजिस्ट्रेट लिख दिया और ये नहीं बताया कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उस पावर को एक्सरसाइज करेगा या मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास करेगा, तो इन दैट केस उस एरिया में जो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है तो फिर फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज करेगा पावर को, और अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास पावर है तो वो एक्सरसाइज करेगा पावर को। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है बिकॉज हमारे संहिता में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आएंगे कि जहाँ पर खाली वर्ड लिखी हुई है मैजिस्ट्रेट। ओके, तो फिर हम उस टाइम पे कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को पावर देंगे? ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जो भी उस एरिया में मैजिस्ट्रेट होगा वो एक्सरसाइज करेगा उन पावर्स को। तो इन शॉर्ट हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कहते हैं GMFC और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कहते हैं GMSC। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपने सबसेक्शन 2 पे। ये कहता है वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय अ मैजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स। तो यहाँ पर ये बता रहा है फंक्शंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा मैजिस्ट्रेट उन फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगा, परफॉर्म करेगा उनको। तो अदर देन दिस संहिता मतलब इस संहिता में तो हमने बता रखा है कि इस फंक्शन के लिए पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास है, बट अगर इस संहिता के अलावा अदर लॉज हैं तो उनमें क्या करेंगे, हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि ये जो पावर है ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगा या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, तो इसका सब क्लॉज ए क्या कहता है कि विच इन्वॉल्व द एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस और द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सपोज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट और पेनल्टी और डिटेंशन इन कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल। So in the end, they shall subject to the provisions of this संहिता be exercisable by a judicial magistrate। तो मतलब अगर इंक्वायरी एविडेंस से रिलेटेड ट्रायल के रिलेटेड अगर कोई भी प्रोसीजर है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, कस्टडी में उसको डिटेंशन के लिए भेज रहे हैं, तो ये सारे फंक्शंस कौन करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, और बी क्लॉज कहता है कि विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर। जो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं जैसे कि कोई लाइसेंस ग्रांट करना है, उसको सस्पेंड करना है, कैंसिल करना है या सैंक्शन करनी है, जैसे कि जो स्टेट के केसेस होते हैं उनमें अगर अपील वगैरह फाइल करनी है तो वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो सैंक्शन करता है। ओके, तो अगर कोई विड्रॉल करनी है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन वो भी स्टेट बताती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस कौन एक्सरसाइज करेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रेफरेंसेस हो गई कि अगर सबसे पहले सब क्लोज 1 में हमने देखा कि टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कंटेक्स्ट ने हमें क्लियर नहीं करा कि मैजिस्ट्रेट कौन से हैं तो उस एरिया में जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो मैजिस्ट्रेट पावर एक्सरसाइज करेंगे। और सब क्लोज सबसेक्शन 2 में इन्होंने कह दिया फंक्शंस के बेसिस पे हमने डिवीजन कर दी।
फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 4 विच डील्स विद ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज। तो जो भारतीय न्याय संहिता है हमारी, जिसको हम न्यू आईपीसी कहते हैं, जिसमें सारे जो ऑफेंसेस हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है और उनकी पुनिशमेंट को बताया गया है। तो उनके जो ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल कैसे होगा, और जो हमारी अदर लॉज हैं, फॉर एग्जांपल एनडीपीएस एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया, तो इनका जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 सेज ऑल ऑफेंसेस अंडर बीएनएस शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained। मतलब हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसके जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी सब कुछ कैसे होगा, जैसे कि इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया हुआ है। तो भारतीय न्याय संहिता के सारे ऑफेंसेस का ट्रायल बीएनएस से गवर्न होता है। ऑलराइट, तो सबसेक्शन 2 सेज ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ मीन्स अदर देन भारतीय न्याय संहिता, बिकॉज भारतीय न्याय संहिता के लिए हमने स्पेशल सबसेक्शन 1 बना दिया। जो सबसेक्शन 2 है वो अदर लॉज के लिए। अदर लॉज में आ जाएंगे हमारे पोक्सो, एनडीपीएस, एक्साइज, जितने भी अदर लॉज हैं जिनमें कि किसी ऑफेंस को डिफाइन किया गया है या उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है, तो उनका कैसे चलेगा प्रोसीजर। तो इट सेज कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड और अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiry, trying or otherwise dealing with such offenses। तो इट सेज कि अगर तो ये जो स्पेशल लॉज हैं इन्होंने खुद ही अपना प्रोसीजर बता दिया कि हमें कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कैसे इंक्वायरी होगी और कैसे ट्रायल होगा, फिर तो हम वही वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। बट अगर वहाँ पर कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है तो उस केस में हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रोसीजर है वही इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन दैट इज़ सेविंग्स, कि हम किसी एक्ट की प्रोविजंस को सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं। नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी affect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction or power conferred on any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। तो ये कह रहा है कि स्पेशल और लोकल लॉ में अगर कोई भी प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, कोई जुरिस्डिक्शन दी हुई है, कोई पावर दी हुई है, तो हमारा बीएनएसएस उसको सेव कर रहा है, उसको अफेक्ट नहीं कर रहा। बट अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो उस केस में जो स्पेशल लॉ है और लोकल लॉ है वही प्रिवेल करेगा। ओके, सीधी सी बात है, जो स्पेशल लॉज होते हैं उनका एक स्पेशल पर्पज़ है। उन पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर दोज लॉज ओनली। अगर वहाँ पर कोई प्रोसीजर प्रोवाइडेड नहीं है, दोज स्पेशल और लोकल लॉज आर साइलेंट टू सम एस्पेक्ट, देन इन दोज केसेस वी विल अप्लाई द बीएनएसएस। ठीक है, तो अब हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया बीएनएसएस का एक्सटेंट क्या होगा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगी, डेफिनेशंस कौन सी प्रोवाइडेड हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, और फिर ट्रायल कैसे चलेगा ऑफेंसेस का, किस लॉ के अंदर कैसे ट्रायल होगा, और फिर हमने क्या है जो सेव कर दिया, किस लॉज की प्रोविजंस को हमने प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 हो गया कवर। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है और इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं। तो सेक्शन 6 देखते हैं विच डील्स विद क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, तो हाई कोर्ट को छोड़कर और जो अदर कोर्ट्स हैं जो कि किसी और लॉ में इस्टेब्लिश करी गई हैं, जैसे कि पॉक्सो, जेजे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चिल्ड्रन कोर्ट्स हैं, तो वो स्पेशल कोर्ट्स हैं। ऑलराइट, तो मतलब हाई कोर्ट को और जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो कि किसी इनेक्टमेंट के अंडर बनी हुई हैं, उनके अलावा हमारे पास कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी वो हमें इस सेक्शन में बताई हैं। तो हर स्टेट में फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स शैल एग्जिस्ट। फर्स्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन को प्रिजाइड करते हैं
सेशन जज। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसको हम कहते हैं JMFC। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, GMSC। और फोर्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो हमारे पास सेक्शन 6 ने कौन सी कोर्ट्स बता दी? 4 कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेक्शन, JMFC, GMSC, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बट इसने फर्स्ट लाइन में हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स भी बताई हैं, तो इसको हमें नहीं भूलना। आप इसको लिख सकते हो। कोर्ट ऑफ सेशन को हम रेड विद करेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 में उसकी फॉर्मेशन बताई हुई है और हाई कोर्ट क्या पावर्स कन्फर कर सकते हैं, वो सब कुछ भी इसी में बताया हुआ है। उसके बाद JMFC और GMSC को आप रीड विद कर सकते हैं सेक्शन 9, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रीड विद कर सकते हैं सेक्शन 14। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। अब सेक्शन 7, टेरिटोरियल डिविजन्स। तो सब सेक्शन 1 सेज कि एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और shall consist of sessions divisions, and every sessions division shall for the purpose of this संहिता be a district और consist of districts। तो मतलब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है एक, उसको हम सेशन डिवीजन मानेंगे। ठीक है, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उतनी सेशन डिविजन्स होंगी, बट एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा सेशन डिविजन्स भी हो सकती हैं। बिल्कुल ईजी बात है। फिर सबसेक्शन 2 से the state government may, after consultation with High Court, alter the limits or the number of divisions and districts। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो जो ये डिविजन्स हैं हमारी सेशन डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी जो लिमिट्स हैं उनको चेंज भी कर सकती है, उनके नंबर कम ज़्यादा भी कर सकती है। ठीक है, बट ये कैसे होगा? ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ओके, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, बिकॉज यही MCQs आते हैं कि ये पावर क्या स्टेट गवर्नमेंट खुद से एक्सरसाइज कर सकती है, या इसको हाई कोर्ट से कंसेंट लेने की ज़रूरत है, या हाई कोर्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसल्ट द हाई कोर्ट एंड नो नीड ऑफ द कंसेंट। कंसल्ट करना है, कंसेंट नहीं लेना। ठीक है, अब कैसे चेंज हो सकता है? जैसे कि पहले क्या था कि जो मलेरकोटला था वो सब डिवीज़न था और जो संगरूर थी वो सेशन डिवीज़न थी, लेकिन अब क्या कर दिया, सब डिवीज़न को सेशन डिवीज़न बना दिया। तो वहाँ पर अभी सेशन जज बैठते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट द सेशन डिवीज़न विच वाज संगरूर, तो उसकी सब डिवीज़न मलेरकोटला को क्या बना दिया, सेशन डिवीज़न में कन्वर्ट कर दिया। फिर सबसेक्शन 3 से द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड मे ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स। तो फिर से स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में बांट सकती है और उनके जो लिमिट्स हैं उनको ऑल्टर भी कर सकती है और उनके नंबर्स को भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पटियाला के अंडर सब डिविजन्स हैं राजपुरा, समाना, नापा। ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि हम पातड़ा को ऐड कर दें, उसको भी सब डिविज़न बना दें पटियाला के अंडर। तो ये क्या हो गया कि आप चेंज कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि अभी 3 सब डिविजन्स हैं तो उसमें से किसी को कम कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल समाना को पटियाला की सब डिवीज़न से हटाकर किसी और सेशन डिवीज़न की सब डिवीज़न बना दिया जाए, या समाना को सेशन डिवीज़न ही बना दिया जाए। तो ये जो सारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कोर्ट्स की, उनको ऑल्टर कैसे किया जा सकता है, ये करेगी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ओके, फोर्थ सबसेक्शन सेज the session division, district and subdivisions existing in a state at the commencement of this संहिता shall be deemed to have been formed under this section। अब देखिए जो हमारा BNSS है ये आया है 2023 में। इससे पहले क्रिमिनल कोर्ट्स हमारी चल रही हैं, ऑलरेडी सेशन डिविजन्स और सब डिविजन्स बनी हुई हैं। जो हमारी अभी वाली सेशन डिविजन्स थी BNSS से आने से पहले, वो अंडर CRPC बनी हुई थी। तो इस क्लॉज ने क्या कर दिया, जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उनको सेव कर दिया कि सब डिवीज़न, सेशन डिवीज़न सब कुछ वैसे ही चलती रहेगी, बस हम उनको ये मान लेंगे कि वो डिवीज़न्स हैं जो सारी वो इस संहिता के अंडर बनी हुई हैं।
ये क्यों किया गया है? ताकि हमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए। जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, जैसे डिविजन्स ऑलरेडी टेरिटोरियल डिविजन्स डिवाइड करी हुई हैं, वो सेम ऐसे ही इन्फोर्स रहे। ओके, तो हमारा टेरिटोरियल डिवीजन भी हो गया। अब हम करते हैं सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन। तो सबसेक्शन 1 सेज द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। तो हर सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगी। एक सेशन डिवीजन की जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो कोर्ट ऑफ सेशन ही होती है। ओके, फिर सबसेक्शन 2 सेज एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी सेशन डिवीजन में, उसको प्रिजाइड कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा उस कोर्ट का? तो उस कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, और दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी अ जज। तो इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं? सेशन जज। ओके, सेशन डिवीजन में कोर्ट ऑफ सेशन होगी। कोर्ट ऑफ सेशन को प्रिजाइड करेगा एक जज, जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, और उस जज को हम बोलते हैं सेशन जज। ओके, सबसेक्शन 3 द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। अभी मान लीजिए पटियाला एक कोर्ट ऑफ सेशन है, उसमें एक सेशन जज है, बट इतने सारे केसेस हैं, क्या एक सेशन जज उन सारे केसेस को हैंडल कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो हमें क्या करना पड़ा? एडिशनल सेशन जजेस बनाने पड़े। एडिशनल सेशन जजेस का काम क्या है कि जो सेशन जज का काम है वो फर्दर उनमें डिवाइड हो जाएगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। तो ये सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अगर हमारे पास इतने केसेस ना होते तो इट कुड हैव बीन पॉसिबल कि एडिशनल सेशन जजेस ना होते। सीआरपीसी के अंडर हमारे पास एक और क्लास ऑफ जजेस होती थी, दैट वाज कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सेशन जजेस। ओके, वो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट इन अदर स्टेट्स असिस्टेंट सेशन जजेस भी होते थे, जो कि एडिशनल सेशन जजेस से नीचे की पावर्स होती थी उनके पास। तो अभी हमने देख लिया कि सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगी जिसको प्रिजाइड करेगा सेशन जज, लेकिन हाई कोर्ट क्या कर सकती है? एडिशनल सेशन जजेस को भी अपॉइंट कर सकती है, जो कि सेशन कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे। मतलब जो पावर सेशन जज के पास होंगी वही सेम पावर्स एडिशनल सेशन जज के पास होंगी। ठीक है, फिर सबसेक्शन 4 सेज द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit for disposal of the cases at such place or places in other division as the high court may direct। इसको हम बोलते हैं डबल चार्ज, कि एक कोर्ट का सेशन जज है, उसको हम दूसरे सेशन डिविजन्स में भी एडिशनल सेशन जज लगा सकते हैं, और उस सेशन डिवीजन के केसेस को हैंडल करते हुए वो कहाँ बैठेगा, ये उसका जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो हाई कोर्ट ही बताएगी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि एक कोर्ट में एक सेशन डिवीजन में सेशन जज है, बट जो दूसरी सेशन डिवीजन है वहाँ सेशन जज नहीं है। तो उस सेशन डिवीजन में हम क्या करेंगे? एक दूसरी सेशन डिवीजन के जज को एडिशनल सेशन जज की पावर्स दे देंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल पटियाला में सेशन डिवीज़न है, तो यहाँ के जो सेशन जज हैं उनको हम दूसरी सब डिवीज़न फॉर एग्ज़ाम्पल संगरूर, तो वहाँ पर एडिशनल सेशन जज लगा सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि सेशन जज को एडिशनल सेशन जज की पावर्स दे रहे हैं, ना कि सेशन जज को सेशन डिवीज़न की या एडिशनल सेशन जज को सेशन डिवीज़न की। ओके, तो आगे देख लेते हैं सबसेक्शन 5 which says where the office of session judge is vacant, the high court may make arrangements for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before the court of session by an additional session judge, or if there be no additional session judge, by a chief judicial magistrate in the session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। तो ये कह रहे हैं कि जब सेशन जज का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, मतलब कोई सेशन जज नहीं है आपके सब डिवीज़न में,
लेकिन किसी अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है, उसको डिसाइड करना है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने की पावर्स एडिशनल सेशन जज को दे सकती है। और अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो जो हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको वो पावर कन्फर कर दी जाएगी। बट यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी एडिशनल सेशन जज और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी अर्जेंट एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा, तब उस ऑर्डर में वो ये चीज़ स्पेसिफिकली लिखेगा कि एडिशनल सेशन जज और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ सेशन जज। ठीक है, बिकॉज ये उसकी ओरिजिनल पावर नहीं थी, ये उसको एक स्पेशल पावर कन्फर करी है हाई कोर्ट ने। आगे आ गया सबसेक्शन 6, द कोर्ट ऑफ सेशन शेल ऑर्डिनरीली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अब एक जो सेशन डिवीज़न है वो बहुत बड़ी होती है, जैसे लुधियाना मान लीजिए बहुत बड़ी सेशन डिवीज़न है, तो अब वो जो सेशन जज है वो कहाँ पर बैठेगा, कहाँ कोर्ट लगेगी उसकी, ये चीज़ किसी ने डिसाइड करनी है। क्या वो अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ सकता है? तो नहीं। सबसेक्शन 6 को हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट इज़ द कोर्ट से लेकर नेक्स्ट लाइन में स्पेसिफाई तक का। ठीक है, तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसकी जो सिटिंग है वो कोर्ट कहाँ लगेगी, वो उस प्लेस में या प्लेसेस में लग सकते हैं जहाँ की हाई कोर्ट ने बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करा हुआ है। हाई कोर्ट बताएगी प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगा कोर्ट ऑफ सेशन का। ओके, बट से लेके इसके एंड तक सबसेक्शन 6 का ये अनदर पार्ट है। तो इसमें इन्होंने एक्सेप्शन बता दी कि इफ़ इन एनी पर्टिकुलर केस court of session is of the opinion that it will tend to general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division, it may with the consent of prosecution and accused sit at that place for the disposal of the case or examination of any witness or witnesses therein। अगर जनरल कन्वीनियंस के लिए कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है कि उसको किसी और जगह अपनी कोर्ट लगानी चाहिए, ठीक है, चाहे उस केस को डिसाइड करने के लिए या फिर विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड किसी और जगह भी अपनी कोर्ट को लगा सकती है। तो क्या होता है कि जैसे कई बार हमने ऐसे स्टोरीज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कोर्ट ऑफ के जो जज है उसने अपनी कोर्ट को कोर्ट से बाहर लगाया कि उसको बाहर कहीं किसी विटनेस को एग्जामिन करना था, ठीक है, केस को डिसाइड करना था। तो ये वो जो स्पेशल पावर है वो यहीं से आ रही है कि हम आउटसाइड कोर्ट की पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, बट दिस इज़ एन एक्सेप्शन। जनरल रूल वही है कि जहाँ हाई कोर्ट ने बोल दिया आपकी कोर्ट यहाँ लगेगी वहीं पर कोर्ट लगेगी। इन एक्सेप्शनल केसेस फॉर द जनरल कन्वीनियंस ये हम आउटसाइड ऑफ द कोर्ट भी कोर्ट को लगा सकते हैं। ओके, तो सबसेक्शन 7 को देख लेते हैं। द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग एडिशनल सेशन जजेस। अब जो मेन पावर्स हैं वो हैं सारी सेशन जज के पास, बट वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो अपना काम है, फॉर एग्जांपल उसके पास 800 केसेस हैं, तो जो एडिशनल सेशन जजेस हैं वो उनमें उन 800 केसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि फॉर एग्जांपल उसने अपने पास 200 केसेस रख ली, बाकी के 600 केसेस जो बाकी के एडिशनल सेशन जजेस हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर आ गया सबसेक्शन 8, the session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional session judge, or if there be no additional session judge by chief judicial magistrate, and such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। तो ये जो क्लॉज है ये सबसेक्शन 5 के जैसे है, बट सबसेक्शन 5 में जो पावर कन्फर करी जा रही थी वो हाई कोर्ट कर रही थी और यहाँ पर सेशन जज कर रहा है। तो इट सेज़ कि अगर सेशन जज को लगता है कि किसी अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए वो एब्सेंट है, उस टाइम पे वो नहीं है, या फिर वो इनेबल है, फॉर एग्जांपल सेशन जजेस की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2-3 दिन के लिए ट्रेनिंग पर जाना पड़ता है, तो इन दोज केसेस ही इज़ इनेबल टू डिसाइड दैट अर्जेंट एप्लीकेशन, है ना। तो देयर आर 2 सिनेरियोज, या तो सेशन जज एब्सेंट है या वो अनेबल है टू डिसाइड द अर्जेंट एप्लीकेशन। तो क्या करेगा सेशन जज,
प्रोविज़न बना सकता है कि उस एप्लीकेशन का डिस्पोज़ल कोई एडिशनल सेशन जज कर दे। बट अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो फिर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर कर सकता है। ठीक है। और फिर ये जो एडिशनल सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास वही जुरिस्डिक्शन होगी उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने की जो कि सेशन जज के पास थी। ठीक है। ओनली फॉर डिसाइडिंग दैट एप्लीकेशन एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है हमारे पास। तो एक्सप्लेनेशन सेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। तो जब हम इस संहिता में अपॉइंटमेंट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट वर्ड का मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन नहीं है जो कि गवर्नमेंट ने किसी सर्विस पोस्ट पे करी है इन द अफेयर्स ऑफ यूनियन और अ स्टेट। सच अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करनी है वही हम कंसीडर करेंगे। तो ये हो गए हमारे सब सेक्शन 8 तक। हमने कोर्ट ऑफ सेशन तक जो हमारी क्लासेस ऑफ कोर्ट थी वो कर ली। कल हम करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाकी के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। अब पहले हमारे पास क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स भी होते थे, तो उनके रिलेटिंग भी हमारे पास सेक्शंस थे। ठीक है। जैसे हमारे पास सेक्शन 8 होता था जिसमें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफ़ाइन किया होता था, हमने उसको भी हमने अभी डिलीट कर दिया BNSS में। उसके बाद हमने सेक्शन 10 था हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, उसको डिलीट कर दिया। सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 ये भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एरिया से डील करते थे। तो क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स ही नहीं रखे हमने BNSS में, तो फिर उनसे रिलेटेड जितने भी ये सेक्शंस थे ये भी हमने डिलीट कर दिए। तो हमारे ये जो चैप्टर 2 के सेक्शंस हैं वो कम हो चुके हैं अभी कंपैरेटिव टू CRPC। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो मैंने अपना लिंक ईमेल आईडी का ऐड कर दिया है आज, तो आप मुझे ईमेल आईडी पे अपने डाउट्स भी भेज सकते हो। अगर आपको कमेंट करने में कोई ऑकवर्ड फील हो रहा है या कोई डाउट आप नहीं क्लैरिफाई कर पा रहे हो अपना, ठीक है, तो आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। आई विल रिप्लाई पॉसिबली विद इन 24 आवर्स। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।